हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 6 यानी कि ब्लॉक 6 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 74 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तंत्रिका क्रिया की तुलना में हार्मोनों का प्रभाव जो होता है बहुत धीरे धीरे होता है। हमारे शरीर को ठीक कर रखने के लिए हार्मोन महत्वपूर्ण होते हैं। यदि शरीर में हार्मोन पर्याप्त मात्रा में ना बन पाते हों तो इनकी पूर्ति बाहर से की जा सकती है। ये सभी ऑप्शन ए, बी एंड सी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वे ग्रंथियां जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उन ग्रंथियों को अंतःस्राविक ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड डी। देखिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी भी सही होना चाहिए था, लेकिन बुक में ऑप्शन सी को सही नहीं दिया है। अगर आप में से किसी को इसके बारे में क्लियरिटी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसका सही आंसर है 3। ये जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच का होता है। ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था, ये जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। फिर ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसका सही आंसर है 1, 11 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए होता है। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही आंसर होगा 4, ये जो होता है 7 से 11 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए होता है। ये सभी अवस्थाएं क्या होती है इसको एक बार जान लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इन सभी अवस्थाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहला है संवेदिक प्रेरक अवस्था, ये जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को अपने प्रेरक प्रतिक्रिया से जोड़ने लगते हैं। इसमें बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, इन संकेतों को वो अलग अलग चीज़ों से कोरिलेट करने लगते हैं। इसमें बच्चा जो होता है शीघ्र ही क्या होता है दूरी का अनुमान लगाने लग जाता है और वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। वो ये जान लेता है कि वस्तु का दिखाई नहीं देने का मतलब इसका ये मतलब नहीं कि उस वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। इस अवस्था में बच्चे वो सब भी ढूंढते हैं जो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। वो चलना बोलना भी सीखते हैं और शब्दों को व्याकरण के क्रम में रखने और युक्त वाक्य बनाने की उसकी योग्यता जो है आज भी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक अचंभा है। मतलब वो कैसे इस चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हैं और शब्दों को एक सही तरीके से रख पाते हैं, वो भी आज तक वैज्ञानिक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। कि फिर आता है दूसरा अवस्था पूर्व संक्रियात्मक विचार अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। ये जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक के बीच की होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो शीघ्र ही संकेतों और भाषा का प्रयोग करने लगता है, लेकिन वे अपने में ही इतना मग्न होता है कि वो दूसरों के दृष्टिकोण से देख नहीं पाता। वो स्वयं को ही दुनिया मानता है। उसकी जो एनालिसिस करने की पावर होती है वो भी बहुत सीमित होती है। वो ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाते इतना जल्दी। इस अवस्था में जो बच्चों की स्मरण शक्ति होती है बहुत अच्छी होती है। वे सरलता से कुछ भी याद कर लेते हैं, परंतु उन्हें बार बार दोहराया ना जाए तो बहुत जल्दी ये भूल भी जाते हैं। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया होती है वो युक्त हो जाती है, बहुत लॉजिकली वो सोचने लगता है। फिर आता है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, 11 वर्ष से अधिक। इसमें जो उसकी सोचने की क्षमता होती है बहुत अधिक इंप्रूव हो जाती है। वो डिबेट डिस्कशन करने के योग्य हो जाते हैं। वो सही क्या है गलत क्या है ये सब समझने के योग्य बन जाते हैं। और एक बात, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो स्विट्जरलैंड के बच्चों पर किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरे ये किन बच्चों पर किया गया है। तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आप इसको एक बार जरूर रीड कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मानव की विभिन्न अवस्थाओं और क्रियाओं का तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री को पढ़ना, याद रखना और तर्क की कसौटी पर उतारना किस प्रकार की अधिगम यानी कि लर्निंग का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ये जो है संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्धि लब्धि यानी कि बौद्धिक स्तर जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहा जाता है उसको कैसे मापा जाता है? इसका आंसर है ऊपर में मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है।
ये जो तालिका दी गई है जिसमें अगर बौद्धिक स्तर 139 से ऊपर आता है तो ये जो होता है वेरी सुपीरियर होता है, और उसी प्रकार से एक क्रम जो है नीचे नीचे घटता जाएगा। अगर 70 से नीचे है इस बौद्धिक स्तर का वैल्यू तो उसको माना जाता है कि वो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इन लोगों का जनसंख्या में प्रतिशत कितना होता है। जो 139 से ऊपर यानी कि जो बहुत सारा सुपीरियर होता है उनका जनसंख्या प्रतिशत बहुत कम होता है, यानी कि मात्र 1% के आसपास होता है। और जो बच्चे 70 से नीचे हैं यानी कि जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं उनका प्रतिशत 3% के आसपास है। और जो बच्चे एवरेज हैं 90 से 109 उनका परसेंट सबसे ज़्यादा है 46%। चलिए हमने क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सुधा की उम्र 12 वर्ष है। वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आती है। स्कूल के मनोवैज्ञानिक द्वारा उसकी बुद्धि और रचनात्मकता की परीक्षा ली गई। बौद्धिक स्तर में उसे 15 अंक मिले, जबकि रचनात्मकता में उसका स्तर अपेक्षाकृत नीचे था। तो उसके बौद्धिक स्तर की गणना कीजिए। तो इसका आंसर होगा 125। अब ये कैसे हुआ, देखो क्या दिया हुआ। इसकी वास्तविक आयु कितनी दी हुई है 12 वर्ष, और इसकी मानसिक आयु कितना है 15 अंक। 15 अंक जो मिले वही इसकी मानसिक आयु है। मानसिक आयु मीन्स इंटेलिजेंस। तो इसका जैसे फॉर्मूला हमने देखा था, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो गिवन दिया उसको पुट कीजिए। मानसिक आयु कितना दिया हुआ है 15 वर्ष, वास्तविक आयु 12 वर्ष इंटू 100। तो 15 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 जो होगा इसका आंसर आएगा 125। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए हमने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। नीचे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की सूची दी गई है। इनमें से कौन सा परिवर्तन शारीरिक है और कौन सा मानसिक और कौन सा सामाजिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक और ऑप्शन सी है सामाजिक। कैसे, देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15 वर्षीय रमेश बहुत अच्छा गाता है। पहले तो लोगों के सामने खूब गाता था, पर अब जब उसके माता पिता अपने दोस्तों के सामने गाने को कहते हैं तो वह आनाकानी करता है, उसे शर्म आती है। एक मानसिक कारण हो सकता है, अब उसको शर्म आने लगी है क्योंकि। फिर ऑप्शन बी है 13 वर्षीय मोहन को स्कूल समारोह के लिए तैयार किए जा रहे समूह गीत से निकाल दिया जाता है क्योंकि वह बेसुरा हो रहा है। ये इसका शारीरिक प्रॉब्लम है कि वो गा नहीं पा रहा है। फिर ऑप्शन सी है कृष्ण की आयु इस समय 16 वर्ष है। अब वह पहले से अधिक समझदार हो गया है। अब वह व्यक्तिक मानवाधिकारों और व्यक्तिक प्रतिष्ठा का अर्थ समझने लगा है। तो ये एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। वो धीरे धीरे समाज में रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि बोथ 1 and 3। यानी कि बौद्धिक स्तर नापने का अर्थ व्यक्ति की मानसिक आयु नापना है। मानसिक आयु मतलब इंटेलिजेंस को नापना है। ऑप्शन 3 है बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि किसी एक समस्या का एक हल ढूंढना, और रचनात्मकता का मतलब है कि एक समस्या के कई संभावित हल ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 52। बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं तो ये बीच की अवस्था क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा इसे किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रस्ट्रेशन। इसका सही आंसर होगा 2। ये जो होता है लक्ष्यों के मार्ग में बाधा आने के कारण या दुविधा उपस्थिति होने पर उत्पन्न होता है। फिर ऑप्शन बी है आक्रामक व्यवहार यानी कि अग्रेशन। इसका सही आंसर होगा 3। ये दूसरे व्यक्ति या वस्तु को हानि पहुंचाने का इसमें इरादा करते हैं। फिर ऑप्शन सी है संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। इसका सही आंसर होगा 4। ये जो होता है चुनाव करने की स्थिति होती है। फिर ऑप्शन डी है आकांक्षा यानी कि एस्पिरेशन। इसका सही आंसर होगा 5। लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा। फिर ऑप्शन ई है विस्थापित आक्रामकता। इसका सही आंसर होगा 1 यानी कि ये अप्रत्यक्ष क्रोध है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 54। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाए जाने के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उसे श्रम दक्षता संबंधी विज्ञान या फिर श्रम दक्षता शास्त्र या फिर मानव क्षमता इंजीनियरिंग, जिसको इंग्लिश में एर्गोनॉमिक्स भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 55। एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक इवान पावलोव ने वर्ष 1900 में उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स के सरलतम तरीके का प्रयोग कर सीखने की बुनियादी प्रक्रिया का अध्ययन किया था। ये किस देश के मूल निवासी थे। तो इसका सही आंसर होगा वे रूस के मूल निवासी थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। खाने पीने की किसी चीज के साथ बुरे अनुभव के कारण उस चीज विशेष को देखते ही उसकी गंध आते ही आपको जो नफरत होती है वह अधिगम यानी कि लर्निंग का कौन सा प्रकार है। इसका सही आंसर होगा वह जो है सीखी हुई प्रतिवर्ती क्रिया है जो कि उद्दीपन और अनुक्रिया का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 57। IIMC का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा इसका मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन।
भारतीय जनसंचार संस्थान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति संसद में कब पारित हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1986। तो पहला कब आया था? पहला जो था 1968 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एक आदमी से दूसरे आदमी तक संचार पहुंचाना किस प्रकार का संचार है? तो इसका सही आंसर होगा, इसे अंतर व्यक्तिगत संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करना किस प्रकार का संचार होता है? तो इसका सही आंसर है, इस प्रकार के संचार को जनसंचार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा, ये 1930 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1959 में। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 1983 में किस इनसेट उपग्रह की शुरुआत कर टेलीविजन सेवाओं के विस्तार में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? इसका सही आंसर होगा इनसेट 1B। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अगस्त 1983 में भारत ने अपना बहुउद्देशीय इनसेट 1B उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा। इस उपग्रह को छोड़ते समय भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षण कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों और उपग्रहों का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था को साइट कहा गया। इस साइट का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका अर्थ है उपग्रह शिक्षण टेलीविजन प्रयोग यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सन 1956 में महाराष्ट्र राज्य में आकाशवाणी ने किसके द्वारा प्रायोजित रेडियो ग्रामीण मंच नाम से एक प्रयोग शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा, ये यूनेस्को के सहयोग से चालू किया गया था। रेडियो रूरल फोरम यानी कि रेडियो ग्रामीण मंच, ये एक ऐसा प्रयोग था। इस प्रयोग के तहत क्या किया गया, बहुत से गांवों के संगठन बनाए गए और इन संगठन में कुछ उत्साही किसानों को शामिल किया गया और उन्हें आकाशवाणी जो पुणे केंद्र था वहां से किसानों के लिए एक विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम का प्रसारण सुनाया गया। इसमें भाग लेने वाले किसानों ने उन कार्यक्रमों के विषयों पर चर्चा की और आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया को पुणे प्रसारण केंद्र को भेजा। जब एक सर्वे कंडक्ट कराया गया तो इस सर्वे से यह पता चला कि इस कार्यक्रम ने लोगों के मन में जागृति पैदा की। इसके द्वारा जो है उनमें सद्भाव और विश्वास की झलक दिखाई दी। इस विषय में उनके मन में जिज्ञासा की भावना पैदा हुई। इस प्रकार इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसमें लोगों का जो थिंकिंग लेवल था बहुत अच्छे से ग्रो करने लगा, वो पहले से और अधिक समझदार होने लगे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सन 1977 में संचार संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया जिसके अध्यक्ष आयरलैंड के पूर्व विदेश मंत्री सीएन मैकब्राइड थे। इस कमीशन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा, इस कमीशन का नाम मैकब्राइड आयोग था। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में संचार की भूमिका के महत्व पर जोर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1952 में लाई गई पहली पंचवर्षीय योजना। या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69, 1972 तक किस राज्य में देश का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विकासशील देशों के प्रति पश्चिमी मीडिया के पक्षपात पर चर्चा बेडंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1956 में। चलिए हमने क्वेश्चन के आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 71, बेडंग शहर किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया में। चलिए हमने क्वेश्चन के आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72, बेडंग सम्मेलन किन 5 देशों की पहल पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ये भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, चीन और यूगोस्लाविया के आह्वान पे आयोजित किया गया। चलिए हमने क्वेश्चन के आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 73, सन 1973 में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों यानी कि नॉन अलाइंड कंट्री के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ जिसमें गुट निरपेक्ष देशों के बीच सीधी और तीव्र संचार व्यवस्था को कायम करने में इसके पुनर्गठन के लिए सहयोग की आह्वान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा यह शिखर सम्मेलन जो था अल्जियर्स में हुआ जो कि अल्जीरिया की कैपिटल है। देखो, गुट निरपेक्ष देश यानी कि नॉन अलाइंड कंट्री वे कंट्रीज थी जो न्यू बोर्न हुई थी। उनके सामने 2 ऑप्शन थे कि या तो वे यूएसए से जाके मिल जाए या तो यूएसएसआर से जाके मिल जाए। तो उन्होंने इन दोनों से मिलना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक अपना अलग ही रास्ता बनाया क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी एक के पास मिलेंगे तो वो अपना ही पावर चलाएंगे। तो वे कंट्री ने अपना अलग ही रास्ता बनाया। तो उन कंट्रीज़ को जो ना यूएसए से मिली ना यूएसएसआर से मिली, एक अपना अलग ही रास्ता बनाई।
उन कंट्रीज़ को नॉन अलाइन कंट्री कहा गया, जिसमें भारत भी एक शामिल है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 74। सन 1983 में भारत के किस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने गुट निरपेक्ष देशों के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के समय नामेडिया का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नामेडिया क्या है? ये एक संगठन है जो भारत और दूसरे विकासशील देशों की संचार समस्याओं के बारे में कार्य करता है। इसने अनुसंधान की अनेक परियोजनाएं अपने हाथ में ली और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार की समस्याओं पर विचार किया। इसी के साथ इस ब्लॉक 6 के एमसीक्यू यहीं पे समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 7 के एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।